अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। गुज़श्ता रोज़ अलविदाई खिताब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 अगस्त को मुद्दत पूरी होने से कबल कौमी असम्बली तहलील करने की समरी दस्तखत करके सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भेजी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली तोड़ दी, जिसके साथ ही वफाकी काबीना और हुकूमत तहलील हो गई। ताहम निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आईने पाकिस्तान की बात की जाए तो कौमी असम्बली तहलील के बाद आइन के आर्टिकल 224A के तहत निगरां वज़ीर आज़म का तकर्रुर होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत करेंगे और असम्बली तहलील होने के बाद निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त होगा। 3 दिन में नाम फाइनल ना होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर अपने अपने नाम स्पीकर की पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे और पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी के निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनल ना करने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन को दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरां वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करना होगा। खुदा करके आज ऑपोजिशन को अपनी भरपूर मसरूफियात से फुर्सत मिली है और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। निगरां वज़ीर आज़म की मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत लिखकर मुशावरत के लिए मुद्दू किया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म से मिलने पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे के सामने 3 नाम रखे हैं जिन पर मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत हुई, ताम हतमी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका, जिसके बाद अब कल दोबारा मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ऑपोजिशन लीडर राजा ने बताया कि अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, लेकिन अब तक किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। फैसला हुआ है कि कल फिर एक नशिस्त होगी। वज़ीर आज़म साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है। मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है। मैंने भी वज़ीर आज़म साहब को रिक्वेस्ट की है को कल तक ले जाएं, आप मेरे नामों पे गौर कर लें और मैं आपके नामों पे गौर कर लूं। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के। हमारी मुशावरत होगी और बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी और इसके बाद शायद परसों भी एक नशिस्त हो और उसमें फाइनल हो जाएगा। जरा ये भी बता रहे हैं कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी शामिल है, जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से तजवीज़ किया गया है। बज़ाहिर राजा रियाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात बेनतीजा खत्म होने से तासुर लिया जा रहा है कि ये सब मजीद वक्त हासिल करने की एक कोशिश है, क्योंकि निगरां वज़ीर आज़म की तैनाती से मुताल्लिक पिछले माह से मुशावरत की बाज़गश सुनाई दे रही थी। जुलाई के आखिरी अशरे से ही मुतादिद वज़रा खुद वज़ीर आज़म और राजा रियाज की तरफ से बताया गया था कि यौम आशूर के फौरी बाद इस मामले पर मुशावरत का अमल शुरू कर दिया जाएगा। बाद में यह मामला 5 अगस्त तक खींच लिया गया और नौबत अब यहाँ तक आन पहुंची है कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी है, लेकिन निगरां वज़ीर आज़म का नाम अभी भी मुअम्मा बना हुआ है। निगरां वज़ीर आज़म के चुनाव में बज़ाहिर मुश्किलात से ये तासुर भी लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डेडलॉक है, जिसकी वजह से सियासी कायदीन फैसला देने में मुश्किलात का शिकार है। ये भी हो सकता है कि वफाक में भी पंजाब के निगरां हुकूमत वाली कहानी दोहराई जाए। ऑपोजिशन लीडर और मौजूदा वज़ीर आज़म किसी एक नाम पर इत्तफाक ना कर सके और मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाए और करीने कयास है कि मामला पार्लिमानी कमेटी से भी हल ना हो, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक दिए गए नामों में से एक नाम को मुंतखब करे। इस तरह ये मामला मजीद 1 हफ्ते तक मुलतवी होने का खदशा बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। मसला सिर्फ निगरां वज़ीर आज़म के इंतखाब तक महदूद नहीं है, बल्कि इंतखाबात के मुकर्ररा मुद्दत में होने पर भी सवालिया निशान है। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक इलेक्शन कम से कम 8 माह तक ना होने की कभी उम्मीद है और कहीं ना कहीं ये खदशा भी मौजूद है कि यह मामला इससे भी ज़्यादा तवील हो सकता है, क्योंकि मुक़्तदरा का पंजाब और KPK के हवाले से तजुर्बा खासा खुशगवार रहा है, जहाँ निगरां सेटअप 1 बरस से कामयाबी से जारी है। खदशा है कि यही फार्मूला फ्यूचर में पूरे मुल्क के लिए भी लागू किया जा सकता है, लेकिन इस फार्मूले में सबसे बड़ी रुकावट IMF बन सकता है और इत्तलात है कि IMF को इस हवाले से राम करने की कोशिशों का आगाज़ हो चुका है। बताया जा रहा है कि IMF ने निगरां हुकूमत के दौरानिये में मुमकिना तौसीब पर निगरां हुकूमत के साथ मिलकर काम करने पर आमादगी का इजहार कर दिया, जिसके बाद अब अहम वजारतों के लिए सिलेक्शन जारी है। द न्यूज़ अपने आला ज़राए के हवाले से बताता है कि इस्लामाबाद ने इस हवाले से IMF को भी एतमाद में लिया है कि निगरां हुकूमत के दौरानिये में तौसीह हो सकती है, क्योंकि मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हल्का बंदियों के लिए 4 माह चाहिए होंगे, जबकि मजीद 2 माह में इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने के लिए वक्त लग सकता है। चुनांचे ये तो मुमकिन नहीं है कि इंतखाबात 2023 में हों। इस अमर का इम्कान मौजूद है कि इंतखाबात 2024 की पहली 3 तिमाही जनवरी और मार्च के दरमियान हों।
जराए का कहना है कि IMF ने निगरां हुकूमत के साथ मिलकर मार्च या अप्रैल 2024 तक पूरे होने वाले $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के लिए काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। और यह भी बताया जा रहा है कि IMF से इस मंजूरी के बाद अब अहम वजारतों यानी वजारत खजाना के लिए सिलेक्शन का अमल जारी है और इसलिए गालिब तरीन नाम अब देखना है कि कौन हो सकता है जो इस हवाले से कौन मैदान में उतरता है, कौन इकोनॉमिक एक्सपर्ट है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहे हैं और फिर एक नाम तो वो भी है जो फाइनेंस मिनिस्टर, अब साबिका फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार का। तो अभी बहुत सारे लोग ताश के पत्ते अपने सीने से लगाए हुए हैं, इसको अनफोल्ड नहीं कर रहे। बेयकीनी है, बेचैनी है, इस्तराब है, मखमसा है। इस सारी सिचुएशन पर बात करेंगे। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा सेनेटर मुर्तज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस मखमसे और बेचैनी से ये साबिका हुक्मरान इत्तेहाद दो चार है, जमीयत उलमा इस्लाम फे सेम पेज पर है? नहीं, इसमें कोई भी शायद इस तरह से बेयकीनी का शिकार नहीं है। आप किस हवाले से कह रहे हैं बेयकीनी? सर, आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के माबैन मुलाकात का पहला दौर भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। हमने जिससे भी पूछा, आज से 1-1.5 महीने पहले से जब से ये कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हुआ है, वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर दुबई में हो रहा हो, अभी तक तो बेनतीजा ही है। कल असम्बली डिसॉल्व हो गई, एक और दिन गुजर गया, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कोई नाम अनवेल नहीं हुआ। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पहला जो स्टेज है वो किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है और अपोजिशन लीडर का है। उसमें हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो आपको कहाँ से आ गया? तो जो उसके बाद जो कुछ भी मशावरत हो रही है दो लोगों के दरमियान है और उनके लिए टाइम फिक्स है। इसमें बेयकीनी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन तो और भी बहुत कुछ कहता है ना सर। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी कहता है कि इंतखाबात अब असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 रोज में होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हुकूमती ज़ुमाई कह रहे हैं कि जी सर, जब मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा होगा, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा होगा कि 2023 इलेक्शंस का साल नहीं है, तो इसका मतलब क्या समझे सर? तो मोहतरम, ये इंटीरियर मिनिस्टर से पूछिए ना, जो साबिक इंटीरियर मिनिस्टर है उनसे पूछिए कि वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं। ठीक है, उसमें JUI शामिल नहीं है इस बात। सर, यही तो मेरा सवाल था आपसे कि इसका मतलब JUI फे तो सेम पेज पे ना हुई ना। यही तो मेरा सादा सा सवाल है सर। मुझे नहीं पता कि नून भी सेम पेज पे है या नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कल जो है वो एक रेजोल्यूशन आई है सेनेट में और उसको जो है वो नून के मिनिस्टर्स ने भी सपोर्ट किया। उसमें कि इलेक्शन जो है वो विद इन टाइम होना चाहिए। नून ने भी सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया, वो विद कंसेंट हुआ है, वो यूनानिमस। तो सर, ये खुला तजाद नहीं है तो इसका कि मतलब एक तरफ तो आप नई मरदमशुमारी को CCI के अंदर अप्रूव करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कांधों के ऊपर बोझ डाल देते हैं कि अब तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की डेट अनाउंस करनी और हाथ भी बांध देते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। दूसरी तरफ सेनेट के अंदर करारदाद मंजूर कर लेते हैं। देखिए, ये इसमें तजाद वाली कोई बात नहीं है। CCI ने जो कुछ किया उसके ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद आपके इल्म में नहीं होंगे, मगर उसमें जो कुछ हुआ है उसके ऊपर हमने अपने मौक़िफ़ दिया, हमने अपना वॉकआउट किया है और हम इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे क्योंकि उसमें दो जो चीफ मिनिस्टर थे वो केयर टेकर थे और केयर टेकर का जो है ना ये मैंडेट नहीं है। दूसरा, उसमें बलूचिस्तान की 64 लाख जो आबादी को कम किया गया था, ये भी किसी का मैंडेट नहीं है और हर ज़िले में कम किया गया, ये भी किसी का मैंडेट नहीं है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो फिर बहुत कुछ हो रहा है ना सर? नहीं, वो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ हो रहा है, मगर इसके ऊपर अब डिबेट ये शुरू है कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ हो रहा है तो उसको जो है ना आया चैलेंज किया जाए या न चैलेंज किया जाए। रीज़न है उसकी। रीज़न ये है कि कल खुदा न खास्ता इलेक्शन डिले हो गए तो उसमें फिर ये ना कहें कि जी JUI के पार्ट के ऊपर जो है ना कोई उसने पिटीशन फाइल कर दी थी, इस वजह से जो है ना डिले हो गए। तो हम अपने इंटरनल हलकों में इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि ये जो सारा कुछ हुआ है सेंसस के हवाले से, इसके ऊपर क्या जो है ना लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। ज़ाहिर है कि एक बंदे की कोई राय नहीं होती, यहाँ पे मुशावरत होती है और मुशावरत के नतीजे में जो राय बनती है उसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं। सर देखिए, अभी तक तो सूरत हाल ये है कि अगर आइंदा 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते तो ये एज्यूम किया जा रहा है ना कि अगले साल मार्च में इंतखाबात हो जाएंगे क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या पता, एक इनसिक्योरिटी तो ये भी है ना कि तब इंतखाबात नहीं होते तो अगले 1-1.5 साल तक ना हो। क्या ये इनसिक्योरिटी है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माइंड में?
देखिए 90 डेज़ जब भी गुजरे हैं तो फिर इसके नताइज अच्छे नहीं हुए। 90 डेज़ वाले जब आपने माजी से उठा के देखिएगा, वो इसको वायलेट नहीं होना चाहिए और वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त के अंदर होना चाहिए। टेक्निकली आपने 60 डेज़ से 90 डेज़ ले लिए, चलिए इस हद तक जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते थे, वो स्ट्रेच हो गया। मगर इससे मेरा ख्याल है एक दिन भी आगे नहीं जाना चाहिए। अगर एक दिन भी आगे गए तो मसाइल पैदा होंगे। आप तो देखें ना, एक दिन भी आगे ना जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो साबिका हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है और ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, 1-2 महीना आगे जाने से क्या होता है जी, 1-2 महीने में अगर नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हो जाएंगे तो इससे बेहतर बात कौन सी हो सकती है। तो ये एक्ट जस्टिफाइड है फिर? ये किसी एक शख्स का जो है वो राय हो सकती है, मगर ये पूरी उनकी पार्टी की भी राय नहीं हो सकती। पूरी पार्टी की राय, किसी भी पार्टी की राय कल आपको रेजोल्यूशन की सूरत में जो यूनानिमस था सामने आ गई है। यही सबका मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा कामरान साहब, देखिए लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के माबैन ये जो रस्मी कंसल्टेशन या मुशावरत है, इसका आगाज़ तो हुआ है ना आज, लेकिन उससे पहले जो मुशावरत हुक्मरान इत्तेहाद के माबैन हुई थी, ज़ाहिर लीडर ऑफ द हाउस तो वही नाम लेकर गए होंगे ना जो कंसेंसस हुआ होगा आप लोगों के इत्तेहाद में, तो उसमें कोई कंसेंसस नहीं हो सका था? क्योंकि अभी तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दिए गए नाम तो सामने आ रहे हैं कि उसके अंदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने ताश के पत्ते अपने सीने से लगाए हुआ है। तो उसमें ऐसा है कि इसमें जो इनिशली जो इसमें पार्ले थे उसमें पीपल्स पार्टी और नून शामिल थे, जिस पे हमारा एतराज़ था, रिजर्वेशंस थी। मौलाना साहब का स्टेटमेंट भी देख लिया होगा, हमने भी जहाँ पे हमारा जो बस चल रहा था हमने भी इस मामले को रेज़ किया। उसके बाद अल्टीमेटली मौलाना साहब को एतमाद में लिया गया था और पार्टी ने शायद उनको इख्तियार दिया था। अब पार्टी ने जब इख्तियार दे दिया था किसी एक अमीर को या अपने सरबराह को, तो अब जो कुछ भी है वो उनकी हद तक महदूद है। और मेरा ख्याल है कि आगे उन्होंने ये कह दिया कि दस्तूर के मुताबिक चूँकि जो है ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है और अपोजिशन लीडर का है, तो आप लोग तय कर लीजिए। कोई किसी नामों पे मुमकिन तौर पे इत्तफाक हो भी सकता है, मगर वो हमारे पार्ट पे हो सकता है। अब फ़र्ज़ कर लीजिए उधर से 3 नाम आए हैं, 3 नाम इधर से होंगे। नाम तो आपके सामने सारे खुल गए, 3 से वैसे ज़्यादा नाम है, मेरा ख्याल है कोई 12, 14, 15 नाम तो गर्दिश करते हुए मैंने भी सुने। मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें कौन कौन है, मगर अल्टीमेटली फ़र्ज़ कर लीजिए कि कहीं पे कंसेंसस बन रहा था, तो मुमकिन तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कि पूछेंगे अपने बाकी इत्तेहादियों से, पूछेंगे, उनको एतमाद में लेंगे कि इस पे कंसेंसस बन रहा है, या उन्होंने बताया होगा, उनके नाम आ गए हैं तो उनकी तरफ से भी आ जाएगा कि अगर बहुत मजबूरी हुई तो इस पे जो ना एग्री कर लीजिए, अगर वरना अपने नामों में से जो ना उनको मजबूर करिए। तो ये बातें होती हैं। इस पाकिस्तान में जो है ना बहुत सारे कार्नर्स को आपको इस हवाले से मुतमिन करना पड़ेगा, नामों के हवाले से। ये नहीं है कि उठ के कोई आपका नाम दे दे, कोई मेरा नाम दे दे, इस तरह से नहीं होता। देखिए ना सर, कितना इंटरेस्टिंग है कि दूसरी तरफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद भी हैं और उनको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। आज उनके साथ जो मुशावरत हो रही है वो इतनी संजीदा है कि ये डेडलॉक आ गया है, तो इसका मतलब डेडलॉक यहाँ तो नहीं होगा, डेडलॉक किसी और जगह पर ज़रूर होगा। ये भी मुमकिन है कि डेडलॉक कहीं और मुमकिन हो, और ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे फैसला जो है ना मकसूद ना हो, किसी और फोरम पे फैसला मकसूद हो। जब डेडलॉक आएगा तो फिर पार्लियामानी कमेटी में जाएगा या फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा अल्टीमेटली। तो ये सब कुछ मुमकिनात में हैं। डेडलॉक वहाँ आते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें मकसूद नहीं होती। तो सर ये डेडलॉक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और ताकतवर या कंसर्न क्वार्टर्स के माबैन हो सकता है? सबके दरमियान हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जो है ना वो एतराज़ हो सकता है कि किसी को कोई नहीं मानता, किसी नाम को कोई दूसरा नहीं मान रहा होगा। तो अगर कभी ऐसी बात हुई, देखिए असेंबली चली गई, इस वक्त कैबिनेट मौजूद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो आप कह सकते हैं कि दिनों के लिए रह गए अब। तो अल्टीमेटली अगर कहीं पे भी कोई बात रुक जाती है तो फिर वो उनके हाथ से मामला चला जाएगा किसी और हाथ में। पार्लियामानी कमेटी है पहला स्टेज, दूसरा स्टेज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और अगर ये कहीं पे जाता है, इस तरह से एक मुंतकिल होता है, वो आपको नज़र आएगा, तो इसका मतलब तो यही अखज़ किया जा सकता है एज ए पोलिटिकल वर्क। तो कितने इम्कानात है सर कि मामला किसी और हाथ ही होगा? क्योंकि 3 रोज़ ये है, 2 रोज़ पार्लियामानी कमेटीज़ के पास होंगे, फिर 2 रोज़
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होंगे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 7 रोज़ तक तो शहबाज शरीफ साहब ही बतौर प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आता है। देखिए, मुमकिन तौर पे अगर कोई सेंस परवेल किया तो इसमें जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि जी उनको कोई अहमियत नहीं देता जो अपोजिशन लीडर हैं, मगर उनकी अहमियत तो यकीनन है, और अपनी अहमियत को इस्तेमाल करते हुए वो बेहतर तौर पे यहीं पे जो है आपस में फ़ैसला कर लें जिस नाम पे भी इत्तफाक होता है, जो मुल्क के लिए अच्छा है, जो जमहूरियत के लिए अच्छा है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर दोनों इररिलेवेंट हो जाएंगे। सर लास्टली बताइए, सियासतदान तो यही कहते रहे ना, किसी सीनियर सियासतदान को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अब डेडलॉक किस बात पे है कि कोई सियासतदान नहीं होना चाहिए, कोई टेक्नोक्रेट होना चाहिए, साबिका जर्नैल या जज होना चाहिए? इस बात के ऊपर, यानी प्रिंसिपल पोजीशन जो आपने ली हुई है, इसके ऊपर डेडलॉक है? नहीं, ये मुझे पता नहीं है। देखिए, ये मेरे कद से बड़ी बात है कि डेडलॉक है, और अगर है तो वो किस बात पे है। सियासतदान चाहता होगा कि वो सियासतदान ही हो। मैं तो इस केयर टेकर सेटअप को जो है ना, मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है। गो कि इसमें दस्तूर में मौजूद है, मगर इसने आज तक पाकिस्तान के उसमें माहौल में कोई नताइज ऐसे नहीं दिए जिसके ऊपर जो है बाद में लोग बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। तो जिस वजह से ये जो इंट्रोड्यूस करवाया था, पार्लिमानी जमहूरियतों में तकरीबन इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत हुआ करता है कि वो जो इलेक्शन करवा दे उसके ऊपर लोगों का एतमाद होता है, मगर स्टिल जो है ना, ये मेहमान वज़ीर आज़म जो आता है वो पाकिस्तान के निज़ाम में चूँकि दस्तूर में मौजूद है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है मुख्तलिफ हल्कों में। लास्टली कामरान साहब, व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपका एनालिसिस क्या है? इस साल इंतखाबात नहीं होते जो कि आप चाहते हैं कि होने चाहिए 90 रोज़ के अंदर, लगता ही है कि नहीं होंगे, आइडियली होने चाहिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग नज़र नहीं आ रहा कि होंगे, तो फिर आपको लगता है कि इंतखाबात हो सकेंगे मुस्तकबिल करीब में? अगले साल की जो उम्मीद लगाए बैठे और कह रहे हैं 1-2 महीने गुजर जाए कोई बात नहीं है, अगले साल भी होगा, या फिर ये जो मॉडल चल रहा है पंजाब KP के अंदर, पूरे पाकिस्तान में यही मॉडल दिखाई देगा? देखिए, अगर इलेक्शन एक दिन भी आगे चला गया तो मसाइल पैदा होंगे, और ये मसाइल मुल्क के लिए होंगे। जो भी इस इलेक्शन को आगे ले जाने का ज़िम्मेदार होगा वो फिर मुल्क की किस्मत के साथ मज़ीद खेलेगा। हम सारे इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलते रहें, हम सारे इस मुल्क को ख़राब करते रहें और इस मुल्क के रहने वालों को ख़राब करते रहें, मगर जो भी इस तरह से करेगा या जो भी इसका ज़िम्मेदार होगा वो मज़ीद जो है ना इसके लिए लायबल होगा। बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरा ख्याल है नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं कि खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ इतनी खामोशी क्यों है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए दिए गए नाम डिस्कस होते रहे। आज जब वज़ीर आज़म की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुलाकात हुई है तो उनकी तरफ से दिए गए नामों में से एक नाम जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का है वो डिस्कस हो रहा है। कुछ नाम दिए जा रहे हैं, कुछ फीड कराए जा रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्रपोज नेम्स डिस्कस नहीं हो रहे। क्या नून लीग ने कोई नाम नहीं दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल नाम हम दे रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इन नामों को पब्लिकली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 3 दिन हैं आईनी तौर पे। आज पहला दिन है मुशावरत का, ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस का। तो आज दोनों ने एक दूसरे से नाम जो हैं, जो शहबाज शरीफ के नाम थे, जाहिर सी बात है वो पूरी कोलिशन की तरफ से थे, वो उन्होंने ऑपोजिशन वालों को दिए और ऑपोजिशन ने नाम अपने जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को दिए। तो अभी कल दोबारा मुलाकात है और फिर अगर कल किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंचे फिर एक और दिन मौजूद होगा दोनों का आपस में कंसेंसस करने का। अगर नहीं हुआ तो फिर पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा और वहां नहीं हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। तो ये जिसके कभी इम्कानात मौजूद हैं। अब राना साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, राजा रियाज साहब बहुत टफ टाइम दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। मतलब पहले 2 दिन हमने ये सुना कि वो मसरूफियत की वजह से अवेलेबल नहीं है, फिर वो अवेलेबल हुए हैं, कंसल्टेशन कंक्लूसिव नहीं हो पा रही है। बज़ाहिर तो राजा रियाज साहब के साथ उनको कायल करना या उनको बताना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? नहीं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि आईनी टाइम 3 दिन का है आपस में मुशावरत का। तो उस टाइम के अंदर 3 दिनों के अंदर अंदर जो है
वो कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, जल्दी भी कोई नहीं है। सो इट इज अबाउट टाइम बाइंग, कि जितना ज्यादा टाइम डिले किया जा सकता है किया जाए, जिसको उर्फ आम में या पंजाबी में लमकाओ पॉलिसी कहते हैं, वो डिलेइंग टैक्टिक्स वाली स्ट्रैटेजी इस वक्त है। देखिए, आइन के अंदर अगर जो टाइम फ्रेम है गिवन, उसके अंदर अगर नाम अनाउंस हो जाए तो वो डिले तो नहीं। सर यहाँ पे राणा साहब आइन को जिस तरह से फॉलो किया जा रहा है, मैं उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि बाकी जगहों पे भी आइन उसी तरह से फॉलो हो ना, या बाकी भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली हो रही हूँ। देखिए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली ही ये हुकूमत चली है और अभी भी आइन के मुताबिक चल रही है। 3 दिन का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर इंशाल्लाह मैं 100% पूरी उम्मीद हूं कि आपको नाम का पता चले। तो आप ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलकर नाम फाइनल कर लेंगे, या पार्लियामानी कमेटीज को भेजने की नौबत आ सकती है? मेरे ख्याल से ये नौबत नहीं आएगी। नाम आपको तो पता होगा कि जो नाम हुक्मरान इत्तेहाद ने फाइनल किए, साबिका हुक्मरान इत्तेहाद ने। देखें, अगर मुझे पता भी होंगे तो मैं नहीं, मुझे आप बेशक ना बताएं, मैं कहता हूं आप पब्लिक भी ना करें, लेकिन मुझे ये बताएं कि नाम फाइनल हुए हैं आपकी तरफ से? डेफिनेटली। देखें, ये तो अब मुशावरत फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। अच्छा, कितने नाम हैं ये तो बता सकते हैं? देखें, नाम थोड़े ही हैं और ये फाइनल स्टेजेस के ऊपर 3 है, 4 है। जी बिल्कुल, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इस सारी। नहीं, मैं नहीं पूछ रहा राणा साहब, मैं नहीं पूछ रहा कि वो नाम कौन से हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ नेम्स क्या है, कितनी बड़ी तादाद में है? 5 से नीचे ही, 5 से कम। कुछ 4.5 है। 4.5। तो ये इतनी गैर यकीनियत क्यों है राणा साहब? मतलब ये कोई इतना कोई मुश्किल काम है, कोई रॉकेट साइंस है, ये क्यों इतना मुश्किल हो रहा है? नहीं, मुश्किल हो ही नहीं रहा। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बहुत स्मूथ जा रहा है। असल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अभी तक कोई। देखें, मैंने फिर जिस तरह आपको कहा कि आइन के मुताबिक 3 दिन की मुशावरत जो है वो दोनों कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। वो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने नाम ठीक, आइन के मुताबिक 3 दिन की मुशावरत लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन करेंगे। आइन के मुताबिक अगले 2 रोज पार्लियामानी कमेटीज के पास होंगे। आइन के मुताबिक अगले 2 रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास होंगे। कुल मिला के आइनी तौर पर 7 रोज बनते हैं, यानी मजीद 7 रोज शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री रहेंगे, ये आप कह रहे हैं? देखिए, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला ये जो 3 दिनों की मुशावरत है लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोजिशन, विद इन दिस टाइम फ्रेम नाम अनाउंस हो जाए। ठीक, यानी अभी आज जो कॉन्सल्ट, आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप कह रहे हैं कि 3 रोज जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाद इसमें हो जाएगा। ये नौबत नहीं आएगी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास जाए और फिर ये तासुर भी नहीं बनेगा कि ये नाम किसी और जगह से फाइनल हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो फिर तो उससे तासुर खासा गहरा हो जाएगा ना कि कहीं और से नाम आ रहा है। जी, आई एम प्रीटी श्योर कि ये विद इन द नेक्स्ट 2 डेज नाम अनाउंस हो जाएगा और इसमें कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। अच्छा, जितने नाम आपकी तरफ से गए हैं उसमें सब सियासतदान हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, कोई साबिका जज भी हैं, क्या है उसमें रेशो क्या है सर? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि कोई सीनियर सियासतदान ही होगा जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, तो अभी सूरत हाल क्या है? ये मैं इंफॉर्मेशन अभी आपको नहीं दे सकता। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल क्योंकि जो हमारी पार्टी है उन्होंने फॉर्मली अपनी सिलेक्शन अनाउंस की। ये भी टॉप सीक्रेट है। जी, क्योंकि देखें, अभी जिन्होंने वो नाम फाइनलाइज किए उन्होंने खुद नहीं अनाउंस किए, तो वो फिर जो फाइनल एक नाम होगा वो ही अनाउंस, यानी वो आपके साथ भी शेयर नहीं हुआ? जी। फिर भी आपको ये पता है कि 5 से कम और 4 से ज्यादा नाम है? जी। अच्छा राणा साहब, मुझे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपने कहा, देखिए बाइंडिंग अभी 3 रोज तो ये विंडो कॉन्स्टिट्यूशनली आपके पास मौजूद है कि 3 रोज ये कंसल्टेशन हो सकती है, सब कुछ बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप बात कर रहे हैं। अगर 90 रोज से ऊपर इंतखाबात जाते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा? देखिए, अब आइन के मुताबिक जब सेंसस जो है वो नोटिफाई हो जाए, जो कि हो गया है, तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है। ये प्रोसेस 2 साल का प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस चंद महीनों का है और उसके अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन के पास है और आइन के मुताबिक इलेक्शन की डेट अनाउंस करना भी इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल तौर पे ये जिम्मेदारी मौजूद है। तो अगर डीलिमिटेशन जो है उसको इलेक्शन कमीशन 2 महीने में मुकम्मल कर लेता है तो हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन देख सकते हैं। सेनेट में करारदाद आई कि 90 रोज से ऊपर इंतखाबात नहीं जा सकते और उस पर तमाम जमातों ने जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल थी उन सब ने उसको इंडोर्स किया।
बिल्कुल, तो मैं भी यही आपको कह रहा हूँ कि ये सारी जो जो बॉल है इज इन द कोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो आपने फेंकी। डिलिमिटेशन, जी जी बिल्कुल हमने फेंकी और दुरुस्त किया। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार होना चाहिए है और ये उसी का फ्रैंकली काम। स्पीकिंग राणा तो अब साहब, नून लीग बड़ा सेलिब्रेट कर रही है और नून लीग के जो सीनियर ज़ुमा हैं वो भी ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, 1-2 महीने इलेक्शंस डिले भी होते हैं। और इवन ख्वाजा आसिफ साहब को, राणा सनाउल्लाह को तो ये साल इलेक्शन का साल नज़र ही नहीं आ रहा है। मेरा सवाल फिर आपसे यही है कि अगर अभी इलेक्शन नहीं हुए, आपके हाथ से मामला निकल गया, तो कहीं पक्का पक्का कुछ सियासी स्टेक होल्डर्स के हाथ से निकल भी सकता है, ये सोचा है आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। मैं इस थ्योरी को बिल्कुल रद्द करता हूं। उसकी वजह यह है कि डिले की वजह होनी चाहिए ना। अगर डिले हुआ तो डीलिमिटेशन एक वजह बन सकती है। डीलिमिटेशन अगर 2 महीने में नहीं मुकम्मल होगी, 3 में हो जाएगी, 3 में नहीं होगी, 4 में हो जाएगी, उससे बियॉन्ड तो नहीं जा सकती। तो अगर उससे बियॉन्ड अगर हम कहते हैं कोई डिले होगी तो उसकी कोई आइन में गुंजाइश होनी चाहिए उस डिले की। अगर आइन में गुंजाइश नहीं है तो फिर मैं समझता हूं कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट आने जा रही है वो तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो तो ये चीजें प्रोटेक्ट हो जाएंगी और ऐसा कोई हम अच्छा मेजर नहीं नजर आ रहा कि इलेक्शन बिला वजह आगे फर्दर डिले यानी होता है। आपने ये कहा कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ रही है वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब ये 2 बातें हैं, एक तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं खड़ी हुई साथ, और फिर आगे आप फ्यूचर में ये सोच रहे हैं कि जो आएंगे वो बेहतर तौर पे फैसले करेंगे और वो फैसले होंगे जो खासतौर पे नून लीग के हक में होंगे, ये आप अज्यूम कर रहे हैं? नहीं, मैं आईनी फैसलों की बात कर रहा हूँ। देखें, इस सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो इसके ऊपर एक सवालिया निशान उठता है वो ये है कि यहाँ चंद जो चीफ जस्टिस और उनके साथ चंद जो हम ख्याल हैं वो इसको लीड करते रहे। ये एक फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुला सके कि अपनी जो दराड़ें अंदर पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में उनको दूर कर लेते। तो ये एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट रही है। ये सुप्रीम कोर्ट गिनती ठीक तरीके से नहीं कर सकी। ये सुप्रीम कोर्ट 63A की जो तशरीह की उस गैर आईनी थी, क्योंकि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकती, क्रिएट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती। वहां किया गया। तो इस सुप्रीम कोर्ट जो वही इसी तरह की सुप्रीम कोर्ट थी जो 16, 17, 18 की थी, साकिब निसार की, जो एक एजेंडे के तहत थी, तो उसकी बाकियात हमें इस सुप्रीम कोर्ट में नजर आती है। आने वाली सुप्रीम कोर्ट पे हम उम्मीद करते हैं कि वो आइन के मुताबिक चलेगी और सिर्फ एक चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, जो दीगर और जो वहां दर्जन से ज्यादा जस्टिसेस बैठे हुए हैं वो सब मिला के लेकिन जाहिर है आप तो रेफर कर रहे हैं ना कि 16 सितंबर के बाद जो तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगी वही मेजर चेंज है, और वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब सवाल सर लास्टली मेरा ये है कि कोई साबिका जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आपके उन प्रपोज नेम्स में शामिल हैं कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए दे गए? जी, कोalition के जो नाम आए उनमें से थे। अब वो फाइनल अगर जो लिस्ट जो अभी इस वक्त मौजूदा है उसका वो हिस्सा है, ये मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन जी आए नाम, साबिक के भी आए, कोalition में से बिल्कुल आए। तो नून लीग इंडोर्स करती है वैसे उस पर्टिकुलर नाम को या उसकी हिमायत में है? देखिए, हम तो समझते हैं कि वो लोग होने चाहिए जो कि थोड़ा बहुत मईशत को जानते हो, गवर्नेंस का उनके पास एक्सपीरियंस हो, वो बेहतर हो। ठीक, और उसके लिए तो आपके पास इसहाक डार साहब से बेहतर नाम कोई नहीं। बिल्कुल, बड़ा अच्छे कैंडिडेट। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन PTI अटक जेल में है। आज उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात भी हुई है, जो तकरीबन आधे से 1 घंटे तक पर मुहित रही है। इस मुलाकात में क्या हुआ और चेयरमैन PTI के आने वाले दिनों में जो सियासी मुस्तकबिल है दिखाई दे रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में कैद है और अंदाजों के मुताबिक अब उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होना शुरू हो गया है, क्योंकि आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत खारिज कर दी है, जिसके बाद नैब को गिरफ्तार करने का इख्तियार मिल गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर दौरान समात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हवाला सामने आया। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि अगर नैब वाले गिरफ्तार कर लेते तो यहाँ से तो अच्छा ही होगा ना। जरदारी साहब तो खुद कहते थे कि मुझे जेल भेज दे, पता नहीं उनको क्या था। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें एक मौका दें, हम कोई जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। अदालत ने हिदायत की कि बुशरा बीबी को नैब गिरफ्तार ना करे, ताहम अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत अदम पैरवी पर खारिज कर दी, जिससे अब चेयरमैन PTI की नैब के हाथों गिरफ्तारी की राह हमवार हो गई है।
इसी तरह तोशाखाना नैब इंक्वायरी केस में भी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई है। ये फैसला एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाया और नैब के बयान की रोशनी में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत निपटा दी है। नैब के मुताबिक 190 मिलियन करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी बरकरार है और अब नैब को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इख्तियार मिल गया है। इसी तरह कानूनी लिहाज से भी बानी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ रही हैं। आज उनके गवाहान से मुताल्लिक हक के दिफा की अपील समाअत के लिए मुकर्रर थी, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाजी की बिना पर कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। इसी तरह यह समाअत नहीं हो सकी। आज अदालती हुक्म के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उनके वकला और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुलाकात की इजाज़त दी गई थी, लेकिन जेल हुक्काम की जानिब से सिर्फ बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई, जबकि उनकी कानूनी टीम को मिलने से रोक दिया गया। बुशरा बीबी 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले के साथ अटक पहुंची। ज़राए के मुताबिक अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात 1-on-1 हुई। दोनों के दरमियान मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी को जेल इंतजामिया अपनी गाड़ी में बिठाकर इमरान खान से मुलाकात के लिए लेकर गई और चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद बुशरा बीबी वापस लाहौर के लिए रवाना हो गई। बुशरा बीबी की अटक जेल आमद के मौका पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर नाका सख्त करके मीडिया को कवरेज से रोका गया। पीटीआई वकला शेर अफजल मुरव्वत, नईम पिछौता और अली एजाज बुट्टा को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। यूँ बुशरा बीबी की मुलाकात तो हो गई और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के सामने वो अहवाल भी रखा रिपोर्टेडली कि जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त पुलिस का तर्ज़ अमल, और फिर कुछ इंकशाफात भी किए हैं कि उस वक्त वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो उठाकर ले गए और फिर बदतमीज़ी भी की गई रिपोर्टेडली। अब यकीनन ट्रायल कोर्ट का फैसला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की पर्टिकुलरली इसके अंदर केस के अंदर जो फेट है उसको डिटर्मिन करना है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।